हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था नागरिक शास्त्र करने वाले हैं। और इसके भी पहले आप लोगों के लिए भूगोल और इतिहास के भी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपका ये चैप्टर है सामाजिक न्याय। तो पहला दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। अति लघु तो छोटे छोटे वाक्यों में आपको इसके उत्तर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अत्याचार निवारण कब पारित हुआ? तो 1989। इसका उत्तर हो जाएगा 1989। दूसरा में दिया है अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17। तीसरा दिया है झारखंड के कुल आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है? तो इसका उत्तर होगा 26%। सच्चर समिति रिपोर्ट के आधार पर 6 से 14 साल के कितने प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए? का उत्तर हो जाएगा 25। 5 में है सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर होगा 2005। छठा दिया है सच्चर समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा मुस्लिम समुदाय से। 7वां में दिया सामाजिक न्याय क्या है? इसका उत्तर होगा सामाजिक न्याय किसी भी समाज की वह स्थिति है जिससे समाज के सभी लोगों की न्यायोचित भागीदारी होती है। इनके बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। भेदभाव होने से लोगों में असंतोष पैदा होता है जिससे अशांति उत्पन्न होती है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत स्वतंत्रता एवं समानता सर्व प्रमुख तत्व हैं। 8वां प्रश्न संख्या 8 में दिया है अल्पसंख्यक शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम हो। प्रश्न संख्या 9 में दिया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर होगा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का मुख्य उद्देश्य दलितों और आदिवासियों के साथ हर रोज होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाना है। प्रश्न संख्या 10 में दिया है आदिवासियों के हाशिएकरण से क्या तात्पर्य है? आज आदिवासियों को हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। पिछली 2 शताब्दियों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों के बावजूद आदिवासियों को खेतों, बागानों, निर्माण स्थलों और घरों में नौकरी करने के लिए विवश किया जाना आदिवासियों का हाशिएकरण है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इसका प्रश्न संख्या 1 में दिया है आदिवासी समाज औरों से किस तरह अलग है? स्पष्ट करें। उत्तर होगा आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव भक्ति आदि पंथों में भी प्रभावित
होते रहे हैं। यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भी भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती है। प्रश्न संख्या 2 में है, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम हो। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इससे न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इससे है सकता है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान की जरूरत पड़ती है। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, कुशलक्षेम को लेकर असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्प है। अब दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 में, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशिएकरण और सामाजिक हाशिएकरण आपस में जुड़े हुए हैं? वर्णन करें। इसका उत्तर होगा हाँ, मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि आर्थिक एवं सामाजिक हाशिएकरण परस्पर जुड़े हैं। मैं निम्न तर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। क में दिया है, उचित आर्थिक स्थिति तक पहुँचे बिना कोई भी व्यक्ति अपने तथा अपने परिजनों के लिए एक घर नहीं बनवा सकता। ख दिया है, बिना धनराशि के यह संभव नहीं कि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान पर बिजली लगवा सके तथा समय समय पर हर महीने आने वाले बिजली बिल का भुगतान कर सके। इसके लिए यह भी संभव नहीं कि वह अपने घर के लिए विद्युत से चलने वाले उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक आयरन, वॉशिंग मशीन, पंखे आदि लगवा सके। ग में दिया है, बिना धन के कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ जलापूर्ति कनेक्शन नहीं ले सकता, घर के अंदर जल संबंधी विभिन्न सुविधाएं नहीं प्रदान कर सकता। प्रत्येक महीने या बीच बीच में जल आपूर्ति बिल के भुगतान के लिए भी धनराशि की आवश्यकता होती है। घ में दिया है, बिना उचित शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शिक्षाप्रद साहित्यिक सुविधाओं के कोई भी हाशिए पर रहने वाला सामाजिक समुदाय अच्छी सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। साक्षरता दर, पौष्टिक भोजन, यातायात की सुविधाओं को भी नहीं जुटा सकता। संक्षेप में उस समुदाय को शैक्षिक पद प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग आदि के
अभाव में सामाजिक स्तर पर या अच्छी स्थिति नहीं मिल सकती। दूसरा दिया है, आप समानता से क्या समझते हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बीच अंतर करें। इसका उत्तर होगा, समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिससे उस समाज के लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। सामाजिक समानता के लिए कानून के सामने समाज अधिकार एक न्यूनतम आवश्यकता है। इसके अंतर्गत मतदान का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार आदि आते हैं। इसके अलावा समान अवसर तथा समान दायित्व भी इसके अंतर्गत आते हैं। यह एक ऐसा विचार है जिसके आधार पर करोड़ों लोग सदियों से निरंकुश शासक, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं और अलोकतांत्रिक शासन के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। इस लिहाज से समानता को अस्थायी और सार्वभौमिक अवधारणाओं की श्रेणी में रखा जाता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता के बीच अंतर कौन में है? राजनीतिक समानता का संबंध बुनियादी तौर पर सार्वभौमिक मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार से है। आर्थिक समानता, इसका अर्थ है कि समाज में कोई भी उतना गरीब ना हो कि उसके पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन ना हो और मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उस प्राथमिक अवसर सुलभ ना हो। गांव में दिया है, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब रंग, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लगभग हमने पूरे कर लिए हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं और ये चैप्टर है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है। पहला है, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? तो इसका हो गया 2001, 2000 से लेके 2001 के बीच में। दूसरा है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014। और तीसरा क्वेश्चन है, फ्लोराइड युक्त पानी कौन सी समस्या उत्पन्न करती है? तो कमजोर हड्डी का। चौथा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो बीमा क्षेत्र से। सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो 2014 से। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किनके लिए किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा विधवाओं के लिए। सातवां दिया है, झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है? तो इसका आंसर होगा 734.35 लाख गैलन। 8 में है, बालिकाओं की समृद्धि के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? इसका उत्तर होगा सुकन्या समृद्धि योजना। 9 में है, झारखंड में शहरी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कितनी है? क्वेश्चन होगा 734.35 लाख गैलन। 10वां, झारखंड में शहरी क्षेत्र में पानी की आवश्यकता कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 16.35 लाख गैलन। 11वां प्रश्न है, भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 12वां दिया है, कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई? तो वुहान के चीन में। ये सबको लगभग पता ही होगा। भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा, भारत के कुछ महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। क्या है? भांगड़ा नगर परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना और हीराकुंड परियोजना।
प्रश्न संख्या 14 में दिया है जन सुविधाएं क्या होती है। तो जन सुविधाएं क्या होती है, लिखते हैं देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाएं अनिवार्यता जरूरी होती है, जैसे आधारभूत संरचनाएं, यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के उपयुक्त अवसर इत्यादि ऐसी ही सुविधाएं हैं। इन्हें ही सार्वजनिक सुविधा या जन सुविधा कहा जाता है। 15 में दिया है केंद्र सरकार की आय के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखना है। तो केंद्र सरकार की आय के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। पहले उधार एवं अन्य देयताएं, निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं अन्य कर। अब आगे दिया है इसका 16 में झारखंड के किन जिले में फ्लोराइड युक्त पानी मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड में पलामू तथा गढ़वा जिले में फ्लोराइड युक्त पानी मिलती है। अब इसका दिया है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 में दिया है बहुउद्देश्य परियोजना के क्या लाभ हैं। तो इसका उत्तर बहुत से इनके लाभ है। तो चलिए देखते हैं बहुउद्देश्य परियोजना के निम्नलिखित लाभ है। पहले तो बाढ़ की रोकथाम होता है इससे, गाँव में सिंचाई के लिए जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, गाँव में पीने के लिए पानी की उपलब्धता, मत्स्य पालन, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, पर्यटन केंद्रों का निर्माण इत्यादि होता है। दूसरा दिया है शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवन के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। दूषित पानी से दस्त, पेचिश, हैजा आदि संक्रामक बीमारियां के फैलने का डर रहता है। भारत में दूषित पानी के कारण प्रतिदिन लगभग 1600 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। उनमें से ज़्यादातर 5 साल के से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित कर इन मौतों को रोका जा सकता है। हम अमीर गरीब हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे आसानी से दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। अतः स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध पेयजल अत्यावश्यक है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है क्या सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है, अगर हाँ तो क्यों। इसका उत्तर होगा हाँ, सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है क्योंकि इस योजना से भविष्य में लोगों के साथ होने वाली संभावित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। संगठित क्षेत्रों में अधिकार है कि उसे आसानी से दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। अतः स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध पेयजल अत्यावश्यक है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है क्या सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है, अगर हाँ तो क्यों। इसका उत्तर होगा हाँ, सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है क्योंकि इस योजना से भविष्य में लोगों के साथ होने वाली संभावित घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों के लिए भविष्य निधि योजना सामाजिक सुरक्षा योजना का ही एक अंग है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना 2015 में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में, फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना 2014 एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि समय समय पर आरंभ की गई है। कुछ योजनाएं राज्य सरकार के सहयोग से भी चलाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 में है आर्थिक गतिविधियों के नियमन में सरकार की क्या भूमिका पर चर्चा करें। इसका उत्तर होगा आर्थिक एवं बाजार के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों का आर्थिक गतिविधियों कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि लोगों की जीविकोपार्जन के समान अवसर ना मिले,
हो सकता है कि कार्यस्थल पर मजदूरों का शोषण हो रहा हो। बाजारों में उपभोक्ताओं के साथ भी कई प्रकार की ज्यादतियाँ हो सकती है। कभी कभी व्यापारी वस्तुओं की जमाखोरी करके बाजारों में सामानों की आभासी कमी कर देते हैं। सरकार कानून बनाकर उपयुक्त गतिविधियों का नियमन करती है। और आगे दिया है इस चैप्टर से सारा क्वेश्चन लगभग हो ही गया। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं में दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। पहला है भारत में लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु की सीमा कितनी निश्चित है? तो 21 वर्ष। बाल विवाह अधिनियम कब बना? तो 2006। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो अनुच्छेद 24। और चौथा है झारखंड में किसकी रोकथाम के लिए AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया? तो मानव तस्करी। पांचवा दिया गया है कानून लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 18 वर्ष। तो छठा में दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो 14 वर्ष से कम। सातवां दिया है बाल विवाह निवारक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त किया गया। आठवां में है बाल श्रम क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखाने या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष तक के। प्रश्न संख्या 9 में है बाल श्रम के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर होगा बाल श्रम के निम्न कारण हैं। पहला होगा अत्यधिक जनसंख्या, दूसरा अशिक्षा, तीसरा गरीबी। और अगला क्वेश्चन है बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका उत्तर होगा 1986 ईस्वी में। 11वां है अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 26 जून। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है नशाखोरी के दुष्प्रभावों को लिखे। तो नशाखोरी के कुछ दुष्प्रभाव हैं। पहला एकाग्रता में कमी, दूसरा स्मरण शक्ति में कमी, तीसरा स्वयं पर नियंत्रण कम होना, घ में है स्वच्छता में कमी। और अगला क्वेश्चन है अंग में है शरीर का वजन कम होना, छ में है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, छ में है अपराधी प्रवृत्ति का जन्म, दूसरा है मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव तस्करी एवं बाल तस्करी के तरीके। पहला है प्रलोभन देकर, दूसरा है धमकी देकर, ग में है जबरन या बल प्रयोग करके, चौथा है अपहरण करके, अंग है धोखे से, तीसरा है बाल विवाह को कानून अपराध माना गया है। क्या आप भी इसे अपराध मानते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण लिखें। तो इसका उत्तर होगा हाँ, मैं भी बाल विवाह को अपराध मानता हूँ। बाल विवाह का नकारात्मक प्रभाव लड़के एवं लड़कियों दोनों पर पड़ता है। इसके फलस्वरूप उनके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति, शिक्षा आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कम उम्र इसके फलस्वरूप उनके शारीरिक विकास, स्वास्थ्य, मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति, शिक्षा आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में शादी के फलस्वरूप जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे प्रायः कमज़ोर होते हैं। इसका एक दुष्प्रभाव यह भी होता है कि इससे बाल मृत्यु दर में वृद्धि होती है। कम उम्र की लड़कियां मां बनने की दायित्वों का निर्वहन भली भांति नहीं कर पाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है मानव तस्करी के मानवता के विरुद्ध अपराध है। इस कथन की व्याख्या करें।
तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाला मनुष्यों का व्यापार है, जिसमें मुख्य रूप से गुलामी, मानव अंग का व्यापार, देह व्यापार या बाल श्रम आदि गैर कानूनी मजदूर गतिविधियां शामिल हैं। वास्तव में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, जिसमें विभिन्न जगहों पर इसमें कई लोग सक्रिय होते हैं। इस तरह के अपराध में ज़्यादातर बच्चों और औरतों की खरीद बिक्री होती है। इसमें ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चे व औरतों का मानवता के अपराधी अपना शिकार बनाते हैं। अत्यंत गरीब व पिछड़े इलाके में विपत चाचा जैसे दलाल सक्रिय रहते हैं और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर या प्रलोभन देकर मानव तस्करी में संलग्न रहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव देना है। तो इसका उत्तर होगा बाल श्रम को दूर करने के लिए 3 सुझाव निम्न है। पहला है, सर्वप्रथम जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम हटाना संभव नहीं होगा, इसलिए गरीबी हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा है, 14 साल के कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाए। तीसरा है, बच्चों को स्वस्थ तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास अवसर और सुविधाएं दी जाएं। जब किसी बच्चे को शोषित होते हुए देखें तो उसकी व्यक्तिगत मदद करें। अब अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये पहला है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है। तो इसका उत्तर है, बाल विवाह के रोकथाम के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किए गए। पहला हो जाएगा, बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की का विवाह क्रमशः 21 एवं 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाए। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो और वह किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो इसे कानून अपराध माना जाएगा। ऐसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। अगर लड़की के माता पिता या अभिभावक ऐसे विवाह की अनुमति देते हैं अथवा विवाह के संयोजन में सहायता प्रदान करते हैं या विवाह को रोकने में असफल होते हैं तो वो भी दंड का भागीदारी होंगे। अगर कोई पुरोहित ऐसा विवाह संपन्न करवाता है तो वह भी दंड का भागीदार होगा। तीसरा पॉइंट है, बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम दर्जे के जिला न्यायाधीश के पास याचिका दायर कर सकता है। झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी बाल विकास निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा ऐसे मामलों की शिकायत उनसे भी की जा सकती है। और अगला दूसरा क्वेश्चन है, मानव तस्करी से बचने के कौन कौन से तरीके हैं। इसका उत्तर जो मानव तस्करी से बचने के लिए निम्न तरीके हैं। पहला है, हमेशा सतर्क रहें। दूसरा है, किसी परिचित अथवा अपरिचित के बहकावे में ना आवे। तीसरा है, किसी अपरिचित को अपना नाम पता मोबाइल नंबर व अन्य निजी जानकारी नहीं दे। चौथा है, किसी के बहकावे व प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को दें। अंग में है, अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का मोबाइल नंबर अपने पास अवश्य रखें। और अंतिम है, आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का सहयोग लें। तीसरा क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम 1986 में क्या प्रावधान है, लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, बाल श्रम अधिनियम 1986 में प्रावधान किया गया है। पहला पॉइंट होगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं बच्चियों को से होटल, कारखाना, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, दुकान, खदान जैसे जगहों पर मजदूरी करवाना दंडनीय है। और दूसरा पॉइंट है, खतरनाक उद्योग जैसे बीड़ी, कालीन, सीमेंट, माचिस, साबुन, चमड़ा, भवन निर्माण आदि में बाल श्रम मजदूरी निषेध माना गया है। तीसरा है,
कोई भी व्यक्ति बाश्रम मजदूरी करवाता है, यदि उसका यह अपराध प्रथम बार सिद्ध होता है तो उसे 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की सजा या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। यदि वह इसकी पुनरावृत्ति करता है तो वह 6 माह के लिए और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।